छू छू। ट्रेन की सीटी पूरे स्टेशन में गूंज उठा। एक भारी मेटल का स्टीम लोकोमोटिव, जो अपने साथ 20 से ज्यादा कैरेज खींच रहा था, धीरे धीरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुक गया। क्लेन, जो टक्सीडो और आधा टॉप हैट पहना था, एक बड़ा लगेज बैग लेकर बैकलैंड, लोअन किंगडम की राजधानी में कदम रख रहा था। ये शहर टसक रिवर के दो हिस्सों में बटा हुआ था, जिसे बैकलैंड ब्रिज और फेरीज जोड़ती थी, और इसकी आबादी 5 मिलियन से ज्यादा थी। ये सदर्न और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स का सबसे समृद्ध शहर था। क्लेन ने दूर तक अपनी नजर ढूंढी, जहां पे जर्द धुआं छाया था, जिसे देखना मुश्किल था। प्लेटफॉर्म के ऊपर गैस लैंप्स जल रहे थे ताकि अंधेरा और धुआं हटा सके। समय सिर्फ 6:30 बजे था, मगर एनवायरनमेंट ऐसा था जैसे रात के 9 या 10 बजे हो। क्लेन को एक जोक याद आया जो टसक टाइम्स में छापा था, जिसमें एक आदमी को कहा गया कि सीधा सीधा चलते रहो बिना रुके, क्योंकि कोई आदमी तैर के अभी वहां से आया था। क्लेन सोचता है कि बैकलैंड के अखबारें और मैगजीन्स बार बार पोल्यूशन पा मजाक उड़ते हैं। पीछे के 30 सालों में पोल्यूशन के दिन बढ़कर 75 हो गए हैं, पहले सिर्फ 60 दिन थे। इस वजह से कुछ संस्थाएं बनी हैं, जैसे सोट रिडक्शन एसोसिएशन और स्मोक रिडक्शन एसोसिएशन। सितंबर में नेशनल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काउंसिल बनाने का बिल तैयार हुआ। क्लेन ने अपना बड़ा लगेज नीचे रखा, अपना नाक दबाकर धुआं से निजात पाने की कोशिश की। फिर अपने गोल्डन चेन से जेवर निकला, जिसमें एक गोल्डन पॉकेट वॉच थी। क्लेन ने वॉच खोला और वक्त देखा। उसने जब अपने भाई बहनों को अलविदा कहा था, तो एक डिपार्टमेंट स्टोर से ये वॉच खरीदी थी, जिसकी कीमत 4 पाउंड 10 सोली थी और चेन 1 पाउंड 5 सोली की थी। वक्त का पता न होना उसके लिए डरावना लगता था। क्लेन को पहले सिल्वर वॉच लेना था, जो उसके पर्सनालिटी से मैच करता, मगर क्लाउन होर्न के नेट उसने फ्लैशी गोल्डन वॉच चुनी। अब 6:39 हो रहा था, ज्यादा देर नहीं हुई थी। क्लेन ने वॉच वापस पॉकेट में रखा, केन और लगेज उठाया, और धीरे धीरे स्टेशन के बाहर निकल गया। एक आदमी ट्रेन के अंदर दूसरे पैसेंजर्स से एक लड़के के बारे में पूछता है जो पुराना कोट पहने है। क्लेन ने उस आदमी को देखा जो थोड़ा मोटा और टफ था, और उसके स्किन का रंग ज्यादा धूप में रहने के कारण डार्क था। उसके आंखें दूसरे लोगों से ज्यादा अंदर तक गई हुई थी। क्लेन सोचता है कि ये शायद एक हाईलैंडर हो या मिक्स्ड ब्लड। ये हाईलैंड नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के एक गर्म और सूखे इलाके का था, जो 3 किंगडम्स में बात हुआ था। पहले ये जगह जंगजून लोगों की थी, पर अब गन पाउडर के आने से वो सरेंडर कर चुके हैं। इन हाईलैंडर्स में से कई बैकलैंड और दूसरे शहरों में आ गए हैं। कुछ ट्रायड्स के मेंबर बन गए हैं, जिन्हें किसी खौफ का पता नहीं। कंडक्टर ने बताया कि लड़का 3rd क्लास में चला गया था। उसका लीडर ब्लैक कोट और हाफ टॉप हैट पहने हुआ था, और वो बाकी लोगों के बीच से होकर 3rd क्लास कंपार्टमेंट में चला गया। क्लेन ट्रेन में अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और सोच रहा था कि अगर वो लड़का होता तो पहले हाई ट्रेन से उतर जाता। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने सिग्नल दिया और चग चग करेगी शुरू हुई। क्लेन ने देखा कि लड़का वापस 2nd क्लास कैरेज में आया, जो मैच्योर और केयरफुली सिचुएशन को हैंडल कर रहा था। क्लेन ने अपनी स्पिरिट विजन एक्टिवेट की और देखा कि वो लड़का ताक हुआ है लेकिन काम है। ट्रेन से उतर के क्लेन एक लॉन के पास गया जहां चिमनी से धुआं निकल रहा था। उसने अपनी रैंकाना मैप और न्यूज़पेपर्स भी खोलकर अपनी आने वाली योजना बनाई। क्लेन को अभी सीक्वेंस 7 पोर्शन का फॉर्मूला नहीं पता था, और वो सीक्रेट ऑर्डर के राज ढूंढने के लिए तैयार था। चैप्टर 216 द सेमोली गैदरिंग। क्लेन अपनी नई जिंदगी में पहला दिन स्टार्ट करता है बैकलैंड में। ठंड और हल्का फॉग था। ब्रेकफास्ट में उसने सस्ती चाय और टोस्ट खाया।
उसके बाद वो शर्वुड बुलेटिन में एक एडवर्टाइजमेंट लगाता है, शर्लॉक मोरियर्टी प्राइवेट डिटेक्टिव, रीजनेबल प्राइस। वो मेजर न्यूज़पेपर्स में ऐड नहीं देता क्योंकि उसका काम बैकलिंक तक लिमिटेड है और वो फेमस नहीं बनना चाहता। वो लोकल न्यूज़पेपर में ऐड लगाता है जिसकी फीस कम होती है। एडवर्टाइजमेंट के बाद क्लेन हर्ब स्टोर्स और ज्वेलरी शॉप से हर्बल पाउडर्स, सिल्वर के स्लाइस खरीदता है जो रिचुअल के लिए चाहिए। इस सब में उसने 5 पाउंड्स खर्च किए, जिसमें उसके पास अब 92 पाउंड्स बाक गए हैं। वो कैफेटेरिया जाके ब्लैक पेपर स्टेक खाता है, 8 पेंस का। भोजन के बाद वो अपने घर लौटकर रात को एक रिचुअल के लिए होली नाइट पाउडर बनाता है जो स्पिरिचुअलिटी की वॉर बनाने में मदद करेगा। क्लेन को लगता है कि जब तक वो सीक्वेंस 7 तक नहीं बढ़ता, तब तक उसको इस तरह से काम चलना पड़ेगा। क्लेन अपने बेड पर लेटकर एमआर हैंग्ड मैन और मिस जस्टिस की गैदरिंग के बारे में सोचता है, जहां उसको रोजेल के डायरी के नए पेजेस मिलेंगे। वो प्राइवेट डिटेक्टिव के रूप में कमाई करता है ताकि उसको अपने मिशंस के लिए आर्थिक मदद मिले। क्लेन सोचता है कि उसका जॉब उसको जितनी आजादी दे उतना ही अच्छा है। क्लेन के 3 ऑप्शंस है, प्लेजरिस्ट बनकर ऑथर बनना, न्यूज रिपोर्टर बनना या प्राइवेट डिटेक्टिव बनना। उसने 3rd ऑप्शन चुना। चैप्टर 217 एमआर डोर्स डिस्क्रिप्शन। मिस्टर डोर, ये नाम मेरे नाम से मिलता जुलता है। मैं सोचता हूँ कि ये बेचैन आदमी असली में कौन है जो अंधेरों में खो गया है, उसका असली नाम क्या है और वो किस सीक्वेंस को बिलोंग करता है। जैसे एम्परर रोजेल ने कहा था, शायद वो कोई ईविल देवता या डेविल हो। क्लेन थोड़ा मुस्कुराया, जिसमें थोड़ी हंसी और अपने आप की मजाक थी। वो 4th इपॉक का इतिहास जानने में दिलचस्पी रखता है। उसको सबसे मशहूर वॉर ऑफ द 4 एम्परर्स के बारे में पता था, लेकिन डिटेल रिस्ट्रिक्टेड था, जैसे सालमन एम्पायर के ब्लैक एम्परर के बारे में। दूर ने क्लेन को बाकी 3 एम्परर्स के बारे में बताया, टूडोर डायनेस्टी का ब्लड एम्परर, ट्रांसोएस्ट एम्पायर का नाइट एम्परर और सदर्न कॉन्टिनेंट के अंडरवर्ल्ड के एम्परर यानी डेथ। इस युद्ध में ब्लैक, ब्लड और नाइट एम्परर्स गिर गए, लेकिन डेथ ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। दूर का कहना था कि डेथ पागल हो गया पर उसकी ताकत भी बढ़ गई। डेथ ने प्रिमोडियल डेमोनिस के साथ मिलकर नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में पेल डिजास्टर ला दिया। ये सब कुछ उसने डायरेक्टली नहीं देखा, पर जब भी वो रियल वर्ल्ड के करीब आता है, ये सुनता है। डेथ का पागल होना कितना दर्वना था। अगर भगवान भी पागल हो सकते हैं, तो ये कैसी दुनिया है। एमआर दूर ने क्लेन को 2 खास कानून के बारे में भी बताया, बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी और सिमिलर सीक्वेंस बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कंजर्वेशन। ये उसके अपने कुछ सीक्रेट जानकारियों से मैच करते हैं जो उसने पुराने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ फिनोमेना के थ्रू सीखे थे। चैप्टर 218 फ्री जनरल नॉलेज 3 जून। मैंने अपने साथियों के साथ डिस्कशन करके फाइनली डिसाइड किया कि एटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करना छोड़ूंगा। अगर उनको पता चल गया तो एंटायर सौरोन फैमिली और उनके सपोर्टर्स को सब चीजों का पता लग जाएगा, जो बहुत डेंजरस होगा। ग्रिम का सी ऑफ फॉग में मर जाना बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि वो हम सबसे इंटेलिजेंट था। बस सब कुछ केओटिक होना चाहिए ताकि मैं अपने फेट का टाइम वेलो डोंकी कर सकूं। जब तक सौरोन फैमिली का कंट्रोल टॉड नहीं देता, तब तक चर्च को मेरा एक्सेप्टेंस मिलेगा। शायद रिबेल्स को थोड़ी मदद करनी पड़े, पर अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी। 4 जून को ज़रतुल, जो सीक्रेट ऑर्डर लीडर है, मेरे पास छुप कर आया। लेकिन अगले 2 पेजेस ने मुझे ज्यादा खुशी नहीं दी। ये मुझे गुस्सा दिलाया कि ये सीक्रेट ओल्ड जर्नल मुझे कुछ नया नहीं बता रहा। 100 साल पुराना इंटे सरप्राइजिंग रिकॉर्ड मुझे याद आया जो हिस्ट्री में था। रोजेल एक कर्नल के रूप में रिबेलियन को दबा चुका था
और बाद में इंटिस को रिपब्लिक में बदला। उसने 19 साल तक रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट किया और नॉर्दर्न और सदर्न वॉर लेड, जिसमें छोटे राज्यों को प्रोटेक्टरेट में बदला। 1192 में रोजेल ने रिपब्लिक को एम्पायर में कन्वर्ट किया, अपना आप को सीजर डिक्लेयर करते हुए। 6 साल में उनका डेथ हो गया व्हाइट मेपल पैलेस में, जो एपिक एंड था 5th ईपॉक का। रोजेल के डेथ के पीछे ज्यादा राज है, जो सरफेस पार नहीं आए। बियॉन्ड द फैक्शंस के बीच पावर स्ट्रगल हुआ होगा, जो हिस्ट्री में नहीं दिखा। चैप्टर 218 फ्री जनरल नॉलेज 3 जून। मैंने अपने साथियों के साथ डिस्कशन करके फाइनली डिसाइड किया कि एटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करना छोड़ूंगा। अगर उनको पता चल गया तो एंटायर सौरोन फैमिली और उनके सपोर्टर्स को सब चीजों का पता लग जाएगा, जो बहुत डेंजरस होगा। ग्रिम का सी ऑफ फॉग में मर जाना बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि वो हम सबसे इंटेलिजेंट था। बस सब कुछ केओटिक होना चाहिए ताकि मैं अपने फेट का टाइम वेलो डोंकी कर सकूं। जब तक सौरोन फैमिली का कंट्रोल टॉड नहीं देता, तब तक चर्च को मेरा एक्सेप्टेंस मिलेगा। शायद रिबेल्स को थोड़ी मदद करनी पड़े, पर अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी। 4 जून को ज़रतुल, जो सीक्रेट ऑर्डर लीडर है, मेरे पास छुप कर आया। लेकिन अगले 2 पेजेस ने मुझे ज्यादा खुशी नहीं दी। ये मुझे गुस्सा दिलाया कि ये सीक्रेट ओल्ड जर्नल मुझे कुछ नया नहीं बता रहा। 100 साल पुराना इंटे सरप्राइजिंग रिकॉर्ड मुझे याद आया, जो हिस्ट्री में था। रोजेल एक कर्नल के रूप में रिबेलियन को दबा चुका था और बाद में इंटिस को रिपब्लिक में बदला। उसने 19 साल तक रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट किया और नॉर्दर्न और सदर्न वॉर लेड, जिसमें छोटे राज्यों को प्रोटेक्टरेट में बदला। 1192 में रोजेल ने रिपब्लिक को एम्पायर में कन्वर्ट किया, अपना आप को सीजर डिक्लेयर करते हुए। 6 साल में उनका डेथ हो गया व्हाइट मेपल पैलेस में, जो एपिक एंड था 5th ईपॉक का। रोजेल के डेथ के पीछे ज्यादा राज है, जो सरफेस पार नहीं आए। बियॉन्ड द फैक्शंस के बीच पावर स्ट्रगल हुआ होगा, जो हिस्ट्री में नहीं दिखा। चैप्टर 219 एक्सप्लेनेशन। मिस्टर फूल ने कहा था कि डायरी में कुछ जनरल नॉलेज है, जो द हैंग्ड मैन एल्जर को पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा था। उसको लगता था कि सिंपल नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं, पर जब उसने वो पढ़ लिया तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने समझा नहीं कि ये नॉलेज क्या है, पर आगे पूछने से नहीं रुक सका। उसने पूछा, एमआर फूल, आपको क्या पेमेंट चाहिए? जस्टिस ऑड्रे ने भी हाँ में सर हिलाया और द सन डेरिक चुप था, पर उसके चेहरे पर सब कुछ समझ आ रहा था। क्लेन ने मुस्कुरात कर जवाब दिया कि वो सीक्रेट ऑर्डर की जानकारी चाहता है। सीक्रेट ऑर्डर वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो बियॉन्डस के दुनिया में एग्जिस्टिंग है। हैंग्ड मैन ने कहा कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को पहचानता है, क्योंकि उससे इसके बारे में पहले भी बताया गया है। ऑड्रे और डेरिक थोड़े हैरान थे, दूसरे लोगों को सीक्रेट ऑर्डर का कुछ पता नहीं था। क्लेन को लगता है कि सिटी ऑफ सिल्वर जहां वो लोग रहते हैं, वो 3rd ईपॉक का हिस्सा थी। ज़रतुल फैमिली ने तो छुपा हुआ था सीक्रेट ऑर्डर बनाया था 4th ईपॉक के दौरान। ये दोनों साथ नहीं चल सकते। ये जानकारी सुन को पता हो तो क्लेन के कई सोच बादल जाएंगे। एल्जर ने सोचा कि वो एमआर फूल की मदद करेगा सीक्रेट ऑर्डर को ढूंढने में, पर पहले पेमेंट एडवांस देगा या नहीं ये देखना होगा। चैप्टर 220 क्लेन्स सैक्रिफिशियल ट्रायल अटेम्प्ट। जस्टिस ने तुरंत एक्साइटेड होकर हाँ में सर हिलाया, अपने आप को एलिगेंट और रिजर्व दिखाते हुए। मैं बिल्कुल विलिंग हूँ कोऑपरेट करने के लिए, उसने कहा। एज अ स्पेक्टेटर, उसके जहां में वो 2 बार एमआर फूल के शब्द अटेम्प्ट की महफिल याद आई। पहली बार जब उसने जस्टिस और हैंग्ड मैन को इस मिस्टीरियस जगह पर बुलाया,
दूसरी बार जब उन्हें एक ऑनोररी नाम दिया गया जिसे वो प्रेयर अटेम्प्ट कर सकें। क्या ये अटेम्प्ट कुछ नया लाएगा? ऑड्रे अपनी इम्पेशंस को रोकती है और एक क्वालिफाइड स्पेक्टेटर बनके खुद को संभलती है। एल्जर, जो वेरी था, अपने मन में सोचता है कि ये क्या चाहता है, इसका मकसद क्या है, ये अच्छा या बुरा होगा। उसके जहां में वाइस एडमिरल हरिकेन किलैंगोस की शर्मनाक स्थिति आई। फाइनली वो सर झुकाकर कह देता है, आपकी चाह मेरी चाह है। क्लेन ने मुस्कुरात कर कहा, ये अटेम्प्ट आपके ट्रांजैक्शन को सेफ और कॉन्फिडेंशियल करेगा। उसने हैंग्ड मैन को पूछा कि क्या यू सन के द्वारा बताए गए सैक्रिफिशियल रिचुअल याद है। क्लेन ने बताया कि वो जिस रिचुअल की बात कर रहा है वो एक्चुअली सन से मिला था, जिसे वो नींद और सिम्बोलन की मदद से ट्रिक करके पाया। एल्जर ने कहा कि यूज रिचुअल याद है, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था क्योंकि ऑर्थोडॉक्स देवता इस रिचुअल को अवॉइड करते थे। सैक्रिफाइस शब्द को बुरा माना जाता था। एल्जर को लगा जैसे वो अभिस के किनारे चल रहा हो, अगर गलती से गिर गया तो बर्बाद हो जाएगा। क्लेन ने ये प्लान सजेस्ट किया कि एल्जर रिचुअल के जरिए बियॉन्ड अ मटीरियल क्लेन को सैक्रिफाइस करेगा, फिर वो मिस जस्टिस को बिस्टो करेगा। ये दोनों के लिए फेडमैन ट्रांजैक्शन होगा। ऑड्रे इनिशियली शॉक्ड थी, पर जल्दी ही इसका फायदा समझ गई।